चैप्टर में क्या देखा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखा कि हमारे पास दो चार्जेस होती हैं और वो दो चार्जेस या तो अट्रैक्ट होती हैं या रिपेल। जब मेरे पास दो चार्ज हैं और वो दोनों चार्ज अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, उन दोनों चार्जेस के पीछे इस अट्रैक्शन और इस रिपल्शन, मान लो कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये रिपेल करती है, आपको पता है, ठीक है, ये आपको चीजें पता है। अगर ये दोनों रिपेल कर रही हैं तो रिपेल्शन के पीछे इसका कारण क्या है? जब दो चार्ज बॉडी है और वो दोनों चार्ज बॉडीज रिपेल कर रही है, उनके रिपेल करने का कारण क्या है? सेम चार्जेस तो है, बट वो दूसरा कारण क्या है? जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये इसको कह रही है तुम मुझसे दूर भागो। दूर भागने के लिए वो क्या कह रही है? उसको धक्का दे रही है, एक फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स लगा रही है तो फोर्स कब लगता है? जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। याद करो मकड़ी के जाले वाला एग्जांपल, कि मकड़ी का जाला है तभी तो मकड़ी उस जाले के थ्रू किसी और जानवर को अपनी तरफ खींच पा रही है या धक्का दे पा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कि फोर्स लगा सकती है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर दो चार्ज बॉडीज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। कारण क्या है दो चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगने का? कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अच्छा, 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं, या जैसे कि मैं इस धरती के ऊपर खड़ा हुआ हूं, मैं एक मास, अर्थ एक मास, अगर दो मासेस हैं तो दोनों मासेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है। उन दोनों फोर्सेस के पीछे क्या कारण है? क्या कारण है दोनों फोर्सेस के पीछे? यार ऐसे मुंह मत बनाओ ना। ये मेरे पास एक मास है, ये मेरे पास एक दूसरा मास है। वी नो दैट ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि जो एक मास है हमेशा दूसरे मास के ऊपर एक फोर्स लगाता है, विच इज Gm1m2/r²। तो अगर कहीं फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के पीछे लगने का कारण था यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड। एक फील्ड थी ना, जैसे कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा सकती है। एक ग्रेविटेशन फील्ड है जो केवल मास के ऊपर फोर्स लगा सकती है। तो अब हम तीसरी तरीके की फील्ड का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, ये मेरे पास कोई एक कंडक्टर है। वी नो दैट व्हाट इज कंडक्टर। जब करंट फ्लो करता है तो कौन मूव करता है? चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और आपके पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगी तो करंट उसी डायरेक्शन में होगी, और जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगी तो करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। करंट का क्या फॉर्मूला था? I = -ANE² VD। माइनस का मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए ले रहे हैं, वो VD का फॉर्मूला है। VD का फॉर्मूला होता है E/τ/m। तो अगर यही वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा -ANE², अब आएगा E² E/τ/m, ठीक है ना। जो पहले मैंने यहाँ पे करंट का फॉर्मूला लिखा था वो केवल ANE VD होता है। ये E² जब हुआ जब मैंने VD की वैल्यू। चलो इसके ऊपर छोड़ते। तो अब क्या हुआ, एक तीसरे तरीके के फोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चैप्टर में, जैसे कि चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर क्या है? कुछ चार्ज मूव कर रही है। करंट फ्लो कब होता है? जब चार्ज मूव होती है, इतना हमें ध्यान है। और जब कोई चार्ज मेरी मूव कर रही है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इस कंडक्टर के अंदर मेरे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स हैं। बस हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं मूव कौन कर रही है? नेगेटिव चार्जेस। या हम ये एज्यूम करके चलते हैं मूव कौन कर रही है? पॉजिटिव चार्जेस। जो कि हमें पता है मूव केवल नेगेटिव चार्ज करती है क्योंकि वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इस वाले कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितनी है? 0। और जब नेट चार्ज किसी भी पार्टिकल की 0 होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? कुल मिला के 0 हो जाती है, कि उसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं लगता है, ठीक है। तो अभी मुझे पता है इसमें जितनी भी चार्ज मूव कर रही है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही है। जो बन रही होगी किसी डायरेक्शन में वो दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में जाके कैंसिल आउट हो रही है।
अगर बन रही होगी तो, ठीक है। बता दियो मुझे अगली क्लास में, आगे बढ़े। अभी तो इंट्रोडक्शन ही कभी नहीं कर सकता, इंट्रोडक्शन कभी भी नहीं कर सकता, ठीक। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल जो कि इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था विद अ वेलोसिटी, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसके अंदर चार्ज मूव कर रही है वो, ठीक है, जिसकी नेट चार्ज 0 है। अब मैंने एक दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v है ऐसा मूव करवाया जो कि इसके पास था। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, वो ऐसे सीधे नहीं गया, उसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया और वो चार्ज पार्टिकल टर्न हो गया। तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर टर्न होने का कारण क्या हो सकता है? कोई फोर्स, तुम सीधे रास्ते पे जा रहे हो, अगर तुम कहीं मुड़ोगे तो आपके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया है, या तो आपने खुद ने लगाया है या किसी एक्सटर्नल बॉडी ने लगाया है। एक गाड़ी सीधी चल रही थी, वो कब तक नहीं रुकेगी? जब तक आप उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, आप उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे। एक गाड़ी सीधी आ रही है, देखो यहाँ देखिए, अगर एक गाड़ी सीधी आ रही है, ऐसे चल रही है, उसके ऊपर यहाँ से एक फोर्स लगेगा जब भी तो ये मूव करी, और यहाँ पे एक चार्ज मूव कर रही थी सीधा, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा होगा जब भी तो ये टर्न करी। अब एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगने का जो मेरे पास दो कारण मुझे पता है अभी तक, कि या तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड ने कोई फोर्स लगाया होगा। तो हमने यहाँ पे ये चीज तय कर ली कि यार ग्रेविटेशन फोर्स तो मासेस के ऊपर लगता है और ये मास तो नेग्लिजिबल है, तो इस मास के ऊपर इतना फोर्स नहीं लग सकता ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से कि वो उसको ऐसे कर सकते। ठीक। दूसरा कारण हमें पता है कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा सकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है। तो हमने ये देखा इसकी अपनी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी? 0, और कुछ चीज सिस्टम में है नहीं, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी नहीं लगा। तो फिर साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी करनी शुरू करी, एंड आवर चैप्टर 4 इज ऑल अबाउट दिस, कि ये जो चार्ज पार्टिकल जो मूव हो रहा था इसके अंदर कैसी फील्ड बनी, कौन सी फील्ड बनी, और उस फील्ड का नाम क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, फटाफट से निशा, फटाफट से नोट डाउन कीजिए बेटा। देखिए, when a charge particle is kept near the current carrying conductor, then the charge particle feels a force due to which it turns. Feels a force due to which it turns. And this force, next time में लिखिएगा, and this force is neither due to electric field nor due to ग्रेविटेशन फील्ड। अच्छा, इस एग्जांपल में ना बेटा एक बात की ध्यान देने वाली बात है कि जब इस वाले कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा था तभी ये मूविंग चार्ज पार्टिकल ने एक फोर्स महसूस किया। थोड़ी देर बाद अगर इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर दिया, मतलब कि इसका स्विच ऑफ कर दिया, करंट मूव नहीं करेगा। करंट मूव नहीं कर रहा मतलब कि चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, जनरेट तो हो रही है, फ्लो नहीं कर रहे, और फ्लोइंग चार्जेस नहीं है, तो हमने देखा कि ये चार्ज पार्टिकल सीधा निकल गया उसकी। ठीक है, तो लिखिए इसको, when there was no current in the conductor,
when there was no current in the conductor, the charged particle remained stationary. When there was no current in the conductor, the charged particle remains stationary. Number 2 लिखिए, when the charged particle was moving with a v velocity, when the charged particle was moving with v velocity, then it experienced force. ये एक्सपीरियंस जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है केवल जब ही एक्सपीरियंस कर रहा है जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, एंड हेंस द नेम ऑफ चैप्टर इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अगर चार्ज मूव कर रही है तो मैग्नेटिज्म है। आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिज्म कहां से। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आपको मैग्नेट के बारे में क्या नॉलेज है? हमें पता है एक बार मैग्नेट होता है, क्योंकि अभी हमें उस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, एक आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसके 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। पुराने जमाने में जो ट्रेवलर्स होते थे वो इसको एज अ डायरेक्शन भी इस्तेमाल करते थे, बट एज अ डायरेक्शन वो बार मैग्नेट को इस्तेमाल नहीं करते थे, वो एक कंपास को इस्तेमाल करते थे। कंपास क्या होती है? एक छोटा सा मैग्नेट ही होता है, ठीक है, जो कि नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अगर आप उसको कहीं देखोगे तो छोटी सी गिट्टी होती है, उसको कहीं छोड़ दोगे तो वो बता देगा कि आपकी अर्थ का नॉर्थ कहाँ है और आपकी अर्थ का साउथ कहाँ है। तो हमेशा एक मैग्नेट की खास बात होती है कि इट ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है कि अगर आप एक बार मैग्नेट को एक पेंडुलम पे सस्पेंड कर दोगे और उसको मूव करवाओगे तो थोड़ी देर बाद वो जहां रुकेगा वो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी है। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट पे सॉरी ये कंपास है। ये कंपास की खास बात क्या है कि ये हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करवाती है। तो साइंटिस्टों ने क्या देखा पहले कि अगर एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ, अगर एक बार मैग्नेट मैं इस कंपास के पास लेके आया तो क्या होगा? आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेट के चैप्टर में जो नॉर्थ है ना, ये रिपेल करता है और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट्स ईच अदर। या आप कह सकते हो साउथ भी रिपेल ईच अदर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना अपने हिसाब से। तो जैसे ही मैं एक बार मैग्नेट लेके आया और बार मैग्नेट इस कंपास के पास लेके आया तो कंपास में कुछ हलचल हुई। क्या हलचल हुई? उस हलचल की वजह से जो ये नॉर्थ है इसकी क्या चाहत है, इसके पास कौन आके मिल जाए? साउथ। तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया। इस फोर्स की वजह से जो ये नॉर्थ है वो तो यहाँ की तरफ मूव कर गया और जो ये साउथ है वो यहाँ की तरफ मूव कर गया। हम देखेंगे कि ये जो कंपास है इसका नॉर्थ यहाँ पे आके अलाइन हो गया और साउथ यहाँ पे आके अलाइन हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि अगर मेरे पास कोई एक मैग्नेट है या कोई मेरे पास एक मैग्नेटिक पार्टिकल है, इस मैग्नेटिक पार्टिकल को हिलाने वाला कौन था? ये क्या है? एक दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल। इसने भी कोई फील्ड निकाली होगी और इसने भी कोई फील्ड निकाल रखी होगी। जैसे कि आपकी 2 चार्जेस निकालती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमें पता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी चाहत इसकी तरफ जाने की है तो ये या तो ये इसके पास आएगी या इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स। दोनों फील्ड के सारे एक दूसरे को या तो अपनी तरफ बुला रहे हैं या धक्का दे रहे हैं। तो जैसे ही मैं बार मैग्नेट यहाँ पे लेके आया, उसने इस कंपास के नॉर्थ को कहा कि यार तुम मुझसे दूर भागो, और इन्हें किसको अपने पास बुलाया? साउथ को अपने पास बुलाया। तो यहाँ से साइंटिस्ट एक निष्कर्ष पे पहुंचे। इतना उतारो और लिखो, पहले इतना उतार लो, पहले इसका बोर्ड का उतार लो। बोलूं?
क्या बोल रहा था मैं, बोलिए। If we bring a bar magnet, if we bring a bar magnet near a compass, इसको नीडल भी कह देते हैं, near a compass, then a bar magnet applies some force on magnetic needle. Then a bar magnet applies some force on magnetic needle. मैग्नेटिक नीडल, और ये चीज हम समझ चुके हैं, ना तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो ग्रेविटेशन फोर्स है, तो वो अलग टाइप का फोर्स है। अगली हेडिंग लिखिए, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, OERSTED, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, OERSTED। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और ये आपके सिलेबस में पॉइंट आउट हुई है, ये क्या होता है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हम समझते क्या है, इसको देख लीजिए। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, अनजाने में हुआ था, इसका कोई करने का मतलब नहीं था। एक साइंटिस्ट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहे थे, वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी टेबल पे एक सर्किट बनाया हुआ था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, जिसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा व्हाटसोएवर, ठीक है, कुछ उसका पोटेंशियल था, उसमें करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। करंट कैसे फ्लो नापते हैं, एमीटर से और वोल्टमीटर से, आपको पता है। तो बाय चांस की बात है, उनकी टेबल के बगल में एक मैग्नेटिक नीडल रखी थी जो कि किसी डायरेक्शन में अलाइन थी। अगर मैग्नेटिक नीडल रखी थी तो हो सकता है, हो क्या सकता है, कंफर्म है कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगी। तो बाय चांस वो इस सर्किट को बार बार ऑन कर रहे थे, बार बार ऑफ कर रहे थे, स्विच लगा रखा था, बटन बंद, बटन खुला, तो जैसे ही बटन ऑन किया करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया, तो उस करंट के फ्लो की वजह से उन्होंने देखा इस मैग्नेटिक नीडल में ना कुछ डिफ्लेक्शन हुई, या तो राइट, लाइक मैग्नेटिक नीडल हिली, ठीक है। और जब उन्होंने करंट बंद कर दिया तो उन्होंने देखा वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ गई। तो उन्होंने एक चीज कंक्लूड करी, क्या चीज कंक्लूड करी, कि हमें पता था, मतलब कि साइंटिस्टों को उस समय तक ये नॉलेज थी कि अगर कोई मैग्नेटिक नीडल या कोई मैग्नेटिक पार्टिकल हिलेगा तो उसके हिलाने के लिए पीछे कौन जिम्मेदार है, एक दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल, ठीक है। एक मैग्नेटिक पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन लगा सकता है, एक दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल। तो उन्होंने देखा अगर इसकी नीडल को कोई हिला रहा है और उसके हिलाने के लिए आसपास कहीं बार मैग्नेट नहीं रखी, कहीं और दूसरी नीडल नहीं रखी, बस इसको हिलाने के पीछे कारण क्या है कि इसका मैं करंट कभी ऑन कर रहा हूं, कभी मैं इसका करंट ऑफ कर रहा हूं। तो ही मेड अ कंक्लूजन दैट कि जब भी किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, या उन्होंने कहा कि जब भी कभी चार्जेस मूव करेंगी तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगी, और क्योंकि इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो इसने इस मैग्नेट को हिलाया होगा, ठीक है। लिखिए, ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था, इट इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। देखिए, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज फॉर्म, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस always form magnetic field। देखिए, the movement in the needle, the movement in the needle is because of, the movement in the needle is because of current carrying conductor, the movement in the needle is because of current carrying conductor, ठीक है। और वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ही रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के। यहां तक समझ में आया? आगे लिखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज पुट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नंबर 2 in a
in a magnetic field is kept in a electric field and number 2 magnetic field. अभी जो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेंगे। ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला बेटा? ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब जो हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेंगे, हम एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे किसी कंडक्टर में, और जब वो मूव करेगा तो उससे क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने प्रूफ कर दिया किससे? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले अब ये देखिए, ये बेटा मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को मैं नेगेटिव पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है, और ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की यही होती है। चलिए, सबसे पहले मैंने ये पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, अब मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होता अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अब मैंने इसी चार्ज पार्टिकल, ये भी मूविंग चाहिए, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि ये चीज हमने देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, केवल सारी कहानी किसकी है? जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जब ये चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो निशा क्या होगा इसके ऊपर? ये चार्ज पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव, इसकी चार्ज क्या है दीवा? ये नेगेटिव के पास जाना चाहता है। तो जैसे ही ये इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में आया, इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में इसको किसने खींचा? इस पॉजिटिव को धक्का दिया पॉजिटिव ने, और खींचा किसने? नेगेटिव ने। तो जैसे ये यहां आ गया तो इसको ऐसे एक फोर्स मिलना शुरू हो गया और ये ऐसे हो गया, हाँ कहना। और जहां तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये एक्सीलरेट होता चला जाएगा। एक्सीलरेट होता चला जाएगा से मतलब ये तेज होता चला जाएगा। जैसे देखो, शुरू में कुछ फोर्स लगा, उस फोर्स से इसने टर्न किया, टर्न किया, टर्न किया। एक बार जब इसने कंप्लीट टर्न कर लिया, अब इस पॉजिटिव की चार्ज तो नेगेटिव में जाने की है, क्या वो दोबारा टर्न करेगा? नहीं, वो उसी दिशा में चलना शुरू कर देगा जो आपकी दिशा, जो आपकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। ठीक है, मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव होता तो क्या होता? ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसके इन्फ्लुएंस में आता, ये ऐसे मूव होना शुरू हो जाता, ऐसे मूव होना शुरू हो जाता, और जब तक मूव होता रहता जब तक उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती रहती। देखिए, when a charge particle, when a moving charge particle, इसको स्पेसिफाई करते हैं, when a moving charge particle is kept in a, when a moving charge particle is kept in a electric field, it keeps on accelerating. देखिए, it keeps on accelerating. नंबर 2 लिखिएगा, it changes its direction only once. It changes its direction only once. वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। कब? जब एक मूविंग चार्ज पार्टिकल किसमें आया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। सामने देखो, सामने देखो, अब ये है मेरा मूविंग चार्ज पार्टिकल जो कि v वेलोसिटी से चल रहा था। सेम वही कंडीशन है, बट इसको हम कहां डालेंगे? दूसरी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं डालेंगे। और दूसरी फील्ड कौन बना के देगा मुझे? कौन बना रहा दूसरी फील्ड? मूविंग चार्जेस, मतलब कि करंट बना रहा। तो मैंने एक ऐसा कंडक्टर लिया, एक ऐसा कंडक्टर लिया जो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, दीवार के इधर की तरफ जा रहा है। तो उस कंडक्टर की डायरेक्शन मैंने ये डॉट की तरह बना दी। उस कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो कर रहा है? कंटिन्यूअसली करंट, और कंटिन्यूअसली करंट मूव कर रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली उसके अंदर चार्ज फ्लो कर रही है। तो जैसे ही मैंने चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया किसमें, ये क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये तो है ना, ये हमें पता चल गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो क्या हुआ? तो जैसे ही इसके अंदर प्लेस किया तो इसने भी फोर्स महसूस किया, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, इसने एक ऐसा फोर्स महसूस किया, ऐसा फोर्स जो कि राइट एंगल पे लग रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुड़ गया। अब ये ऐसे जा रहा है तो इसके ऊपर दोबारा फोर्स लगा, अब ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है, फिर ये ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, मुड़ता रहा, मुड़ता रहा और मुड़ता रहा। इस
पार्टिकल में, अगर मैं बिल्कुल सेंटर में बना दूं, इस पार्टिकल में क्या मूव हो रहा था, चार्ज मूव हो रही थी, ठीक है, और एक दूसरी चार्ज को मैंने बाहर मूव करना। तो इन्फ्लुएंस किसने देखा, इन्फ्लुएंस मैंने इस चार्ज में देखा कि इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा और वो फोर्स एक कंटिन्यूअस फोर्स है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार मोड़ दिया और वो यहाँ की तरफ चार्ज चलनी चली गई, ऐसा तो नहीं हुआ। वो फोर्स यहाँ भी लगता गया, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, हर बार लग रहा है ना वो फोर्स। वो फोर्स कैसा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस फोर्स को हम कैसा फोर्स कहेंगे, जो फोर्स हमेशा किसी भी बॉडी के सेंटर की तरफ लगता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते नहीं कहते। तो ये है एक सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से चार्ज बार बार मिलती है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट ऑलवेज एक्ट एट राइट एंगल, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is kept in, लिखिएगा when a moving charge particle is kept under the influence of, when a moving charge particle is kept under the influence of another moving charge particle, it experience a force. अब देखिए अगली लाइन में कंक्लूजन। इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूड क्या किया, देखिए कंक्लूजन, देखिए मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। जो मूविंग चार्ज है वो क्या क्रिएट कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड and its effect can only be seen on another moving charge. मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और इसका इफेक्ट एक दूसरी ही मूविंग चार्ज पे होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, ये पता चल गया आपको, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? और ऐसा होता क्यों है कि उसका जो फोर्स है दूसरी मूविंग चार्ज ही महसूस कर रही है। बेटा अगर ये चार्ज मूव कर रही है ना, तो ये क्या क्रिएट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर भी तो चार्जेस मूव कर रही है, तो वो भी क्या क्रिएट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। आगे लिखिए, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अब हमें पता चल चुका है कि कुछ फोर्स लगता है, वो फोर्स कितना है हमें ये पता करना है। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज व्हेन इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मूविंग चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, magnetic field is that property of space, magnetic field is that property of space due to which a moving charge experience a force, due to which a moving charge experience a force and it turns at 90 degree. And it turns at 90 degree. तो चलिए फटाफट से एक नई चीज को अब हमें डिफाइन करना है। हमें पता चल गया है चार्ज मूव कर रही है तो क्या लगा रही है, फोर्स, और वो फोर्स के पीछे कारण क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब ध्यान से देखिए, अगर कोई फोर्स है तो वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, हाँ के ना। जब ये चार्ज मूव कर रही है और ये भी चार्ज मूव कर रही है, ये भी चार्ज मूव कर रही है, दोनों चार्ज के पास क्या कॉमन है, चार्ज कैरियर्स। तो उनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चार्ज के ऊपर।
लिख लीजिए सबसे पहले, लिख तो जाइएगा बाद में कि जो ये फोर्स है किसके ऊपर डिपेंड है, चार्ज के ऊपर। दूसरा कि कितनी तेज ये दोनों ये जो चार्ज है कितनी तेज मूव कर रही है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द वेलोसिटी आल्सो। और किसी चीज के ऊपर फोर्स डिपेंड कर रहा है, कितना फोर्स अच्छा होगा, मैं तुमको धक्का दूंगा, मैं किसी भी बंदे को धक्का दूंगा तो वो फोर्स कितना अच्छा होगा या वो कितना दूर जाएगा, वो उसी से पता चलेगा जितना ज्यादा धक्का लगाऊंगा। और वो धक्का क्या है यहाँ पे, धक्का कौन लगा रहा है यहाँ पे, है मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कब अच्छा होगा, जब अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे कि क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपने ये वाला चैप्टर पढ़े के चुके हो। एक नेगेटिव चार्ज यहां पे है और एक नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के पास यहां पे है, ठीक है। ये इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा या इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, इसकी फील्ड क्या है इस समय, ज्यादा घेरा बना रही है इसके ऊपर, फील्ड इस पे भी जा रही है बट इस पे वो फील्ड कम जा रही है, ठीक है। ये इसको अपनी तरफ ज्यादा ताकत से इसलिए खींचेगा क्योंकि इसके आसपास इसका इफेक्ट ज्यादा है, इसकी फील्ड ज्यादा है। और ये इस पे कम फोर्स इसलिए लगा रहा है क्योंकि यहां तक इस चार्ज की फील्ड कम जा रही है। तो हमने ये देखा है फोर्स फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहां पे फील्ड कौन सी है हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे आज हमने एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, दिस कैपिटल बी इज डिनोटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए Q मीन्स देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू V इंटू B। अब इधर देख लो, बाद में नोट डाउन कर लेना। फोर्स किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q V B। और फिजिक्स में हम क्या करते हैं बेटा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाल लेते हैं। तो लेट सपोज वो कोई k है, इट इज इक्वल टू QVB। इफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू V इंटू B। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब ध्यान से देखिएगा। F क्या है, एक F क्या है, एक कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स है ना। किन्हीं दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है आपके सामने, तो वो इन तीनों में से वो दो वेक्टर क्वांटिटी कहां पे है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक क्या है, जितनी भी फील्ड फोर्स है, चाहे ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता ही है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको अगर मैं इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करूं इस फोर्स की, दिस इज द फोर्स विच इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B। इसको हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको अब दो वेक्टर क्वांटिटी को क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर क्वांटिटी आई, तो इससे ये भी पता चलता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक एंगल से मल्टीप्लाई होगा और वो एंगल भी साइन थीटा होगा। ये चीज हमें पता है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो अब ये जो एंगल आया है थीटा, ये थीटा एंगल किन दोनों के बीच में है, फोर्स लग रहा है। देखो फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चार्ज की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और वो फोर्स के पीछे एक एंगल भी लग रहा है। तो वो एंगल किस किस के बीच में है, लिख लीजिएगा, दिस एंगल थीटा इज बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड। दिस एंगल इज बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स मैक्सिमम कब होगा है बेटा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा यहाँ पे, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, साइन 90 हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो उस केस में फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो ये जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमेशा किस पे लग रहा है, ये 90, जरूरी नहीं है 90 पे लगे, बट मैक्सिमम कंडीशन में बता रहा हूं, ठीक है। तो लिख लीजिए मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B एट
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। लिख लीजिए, फटाफट से नोट डाउन करो। यहां से अभी हमने क्या पता लगाया है? अभी हमने ये पता लगाया है फोर्स कितना है। फोर्स है क्यू वी बी साइन थीटा। बट अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अब लिखिए व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। फिजिक्स में हर चीज को डिफाइन करने का क्या तरीका है? हर चीज को क्या ले लो, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। मुझे क्या डिफाइन करनी है? बी। अब मुझे फोर्स डिफाइन नहीं करना, मुझे बी डिफाइन करनी है कि बी क्या है। फोर्स तो मैंने देख लिया, इसकी मदद से बी को डिफाइन करूंगा। यहां देखिए ऊपर बोर्ड पे देखिए जरा, मेरे पास फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी साइन थीटा। तो अगर मुझे बी लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा लिख सकता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हेन फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन या व्हेन चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यू की वैल्यू 1 कर दी, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड कर दी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दी। डिनोमिनेटर क्या हो गया सारा 1। तो मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स है जब आपकी जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम होगा, वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही होगी, और उस समय जो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उस समय फोर्स के बराबर होगी। सही लिखिए, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड the intensity of magnetic field at a location is equal to that force. The intensity of magnetic field at a location is equal to that force which is experienced by a charged particle, which is experienced by a charged particle of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second, moving with a velocity of 1 meter per second at the right angle to the magnetic field, at the right angle to the magnetic field. ठीक है, लिख लीजिए। ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। कब? जब जो चार्ज है 1 न्यूटन की होगी, 1 कूलम की होगी, उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। बस उस समय वेलोसिटी उस चार्ज की 1 मीटर पर सेकेंड होगी और उसका एंगल भी 90 डिग्री का होगा। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सही है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये और कुछ नहीं, इस स्पेशल कंडीशन में हमने किसके बराबर कर दिया? फोर्स के ही बराबर कर दिया। तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? फोर्स की तो यूनिट हमें पता है क्या होती है, न्यूटन। बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट के लिए मुझे उसके मेन फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। तो इसको खोलो, न्यूटन को भी खोल दो अगर आप खोलना चाहो। न्यूटन क्या होती है? फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड इंटू मीटर इंटू कूलम। तो मीटर से गया मीटर, सेकंड से गया 1 सेकंड। तो मुझे क्या चीज मिल गई यहां पे? केजी पर सेकंड पर कूलम। This is the SI unit of intensity of magnetic field. और इसको सरल भाषा में कहा जाता है
कभी सुना है किसी आदमी का नाम आजकल चल रहा है टेस्ला? कभी? हाँ वो आदमी तो है, तो आदमी तो ये है 1 टेस्ला, ये यूनिट है टेस्ला। दिस यूनिट 1 kg per second per coulomb, 1 kg per second per coulomb is known as टेस्ला। अब लिखिए व्हाट इज 1 टेस्ला या लिखिए डिफाइन 1 टेस्ला। देखिए इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, if a charge of 1 coulomb is experiencing a force of 1 Newton, if a charge of 1 coulomb is experiencing a force of 1 Newton which is moving with a velocity of 1 meter per second, which is moving with a velocity of 1 meter per second at right angle then the unit is called 1 Tesla. देखो फॉर्मूला क्या था, देखो B इज इक्वल टू एफ बाय क्यू वी बी साइन थीटा। इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला, यही बताया ना मैंने। अब ये 1 टेस्ला कब होगी? ये 1 टेस्ला जब होगी जब किसी चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन का होगा। वो चार्ज कितनी होगी? 1 कूलम की होगी। कितनी वेलोसिटी से चल रही होगी? 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही होगी। ठीक है, और क्या था? और वो राइट एंगल पे होगी, तो साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा 1। तो इस समय जो इसके ऊपर फील्ड फोर्स लग रहा है वो 1 टेस्ला का लग रहा है, या जो वो फील्ड क्रिएट कर रही है, फील्ड फोर्स नहीं, जो इस समय वो मूविंग चार्ज पार्टिकल फील्ड क्रिएट कर रही है, 1 टेस्ला की फील्ड क्रिएट कर रही है। और 1 टेस्ला की फील्ड में फोर्स 1 न्यूटन का, चार्ज भी 1 कूलम की होनी चाहिए, उसकी स्पीड भी 1 मीटर पर सेकंड की होनी चाहिए, और जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस है। ठीक है, चलिए अब अपना हाथ खोलिए, हेडिंग लिखिए। इसको नोट डाउन कर लिया सबने? ये सारे डायग्राम बना लिए? लिखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, बेटा जब उसका नंबर आएगा जब सिखाएंगे। मैडम को छोड़ो भैया, मैडम से याद तुम्हारी छोड़ के चली गई, जब अब मैं ही तुम्हारा भगवान यहाँ पे। ठीक है, मैडम तो गई ना छोड़ के। हाँ चलो बेटा अपनी उंगलियां ऐसे खोलो, सब अपनी पेंसिल छोड़ दो, इस पे फोकस करो। आज की क्लास में, अगली क्लास में यही काम करना है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है हमारी? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। लिख लीजिए, द मिडल फिंगर इज नोन एज, लिख लीजिए फ्लेमिंग, मिडल है ना, डाल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता रहा हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, फोर्स ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डायरेक्शन। हमें यह तो पता चल गया कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। बट फोर्स कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से है तो जो दो वेक्टर की, देखो ये है आपकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल है? 90 डिग्री। तो जब इन दोनों में 90 डिग्री है तो फोर्स भी इन दोनों के परपेंडिकुलर ही लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें आप लिख लीजिए कि ये है मेरी करंट कैरिंग डायरेक्शन विच इज शोन बाय द मिडल फिंगर। ठीक है, जो फर्स्ट फिंगर होती है इसको शायद इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, इसको शायद इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। इसको हम पकड़ते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ साइड।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ साइड। और जो आपका अंगूठा है वो किसकी डायरेक्शन पकड़ रहा है? फोर्स की। बेटा मिडल फिंगर करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट या मूविंग चार्जेस है ना, जिसके पास वेलोसिटी है। देखो वेलोसिटी, करंट कैरिंग कंडक्टर, मूविंग चार्जेस, तीनों के लिए जब भी शब्द आएगा मिडल फिंगर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां की तरफ पॉइंट करती है बेटा? प्लीज इतना ये लिखने का टॉपिक नहीं है, बंद कर दो अपनी कॉपियां, चलो बंद करो कॉपियां, बेटा कॉपियां बंद करो आज के लिए, अगली क्लास में करेंगे इसको, पहले समझ लो। ये मिडल फिंगर क्या चीज दिखा रही है? करंट की डायरेक्शन को। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी अलाइन होती है? नॉर्थ साउथ में। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो इसका मतलब नॉर्थ वहां पे है और यहाँ पे क्या है? साउथ। अगर वहां पे नॉर्थ है और वहां पे साउथ है, ईस्ट और वेस्ट कहां पे हो गए? जहां भी होता है, मुझे अभी तुम्हारे ऊपर से नहीं पता। देखो हमें ये पता है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये डायमेंशन हमें पता है हमारे। चलिए अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो इसका कितना फायदा है। ये जो फिंगर है क्या दिखा रही है? नॉर्थ। तो मतलब कि ये ऐसे अलाइन है, ठीक। आप दोनों को खोल लो। अगर कोई करंट ऐसे मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, करंट ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज ऑल्सो लेफ्ट, दिस डायरेक्शन इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, और मैं कह रहा हूं करंट ऐसे मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, और जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो मैग्नेटिक डायरेक्शन है, इट इज डाउन टू टॉप या बॉटम टू टॉप। दो चीज पकड़ लेंगे, करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई? लेफ्ट टू राइट। अब हुई है ना लेफ्ट टू राइट, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे पकड़नी है मुझे? ऐसे कहा ना मैंने, बॉटम टू टॉप। करंट की डायरेक्शन देखो लेफ्ट टू राइट जा रही है, नहीं जा रही, और मैग्नेटिक फील्ड उस समय कैसी होगी? नीचे से ऊपर। उस समय फोर्स कहां लगेगा चार्ज के ऊपर? इधर की तरफ। समझ गए चीजें? बना के देखो इसको, बन रही है नहीं। फिर एक क्वेश्चन देता हूं, अरे समझ के देखो, ठीक है। अच्छा एक चीज और है जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है। जब भी हम ये काम बोर्ड पे करते हैं, हम 3 डायमेंशन में तो काम कर नहीं रहे, हम 2 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, तो मुझे तीनों चीज बतानी है। अभी देखो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो चार्ज कैरियर है वो ऐसे मूव कर रहा है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 डायमेंशन तो हमने बना लिए, बट इसी बोर्ड पे मैंने कहा फोर्स को शो करो। ये अंगूठा फोर्स को शो कर रहा है, और जो ये फोर्स है ये बाहर की तरफ आ रहा है, और बाहर की तरफ आ रहा है, जब भी कोई चीज बाहर की तरफ आएगी उसको एक पॉइंट से बनाएंगे, इट इज कमिंग आउटवर्ड्स, और व्हेन इट इज गोइंग इनवर्ड्स इसको हमेशा एक क्रॉस से बनाते हैं। किसी भी चीज के लिए हो सकता है वो, कई बार मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ड्स तो वो उसका नॉर्थ अंदर की तरफ बनेगा। अच्छा एक बात और जो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, पिछली क्लास में बता दिया था कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी या करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे हमारे कमरे का कोना LBH तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगली क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो।